जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी हमेशा कहते आए हैं, डॉक्टर अपना काम करेंगे, मैं अपना। जब भी कोई परेशानी हो तो डॉक्टर को अपना काम करने दो, मैं अपना काम करूँगा। और ये बात बिल्कुल सच है। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि डॉक्टर्स ने अपना काम किया और गुरुजी ने उनको कैसे ठीक किया। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। ये सत्संग दिल को छूने वाला है, क्योंकि सबके पास प्रॉब्लम्स आती हैं और सब गुरुजी से अरदास करते हैं कि गुरुजी हमारी प्रॉब्लम्स को जल्दी से जल्दी ठीक कर दो। लेकिन किसी किसी के पास इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कि वो अपने आप को संभाल भी नहीं पाता। लेकिन आंटी जी ने गुरुजी की मदद से अपने आप को अभी भी संभाल के रखा है। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुड़गांव से हूँ और आज मैं अपना नाम नहीं डिस्क्लोज़ करूँगी, कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से। ये मेरा दूसरा सत्संग है। वैसे तो मैं नहीं जानती मैं कहाँ से शुरू करूँ, बट मैं गुरुजी से रिक्वेस्ट करूँगी कि जो भी बुलवाना है वो खुद बुलवाएं। सत्संग बहुत सारे हैं, एक बारी में तो मैं बता भी नहीं पाऊँगी। मैं गुरुजी से जो एक फाइनल कनेक्शन होता है वो लास्ट ईयर अगस्त में हुआ, जब मेरी काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत थी। मैं काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस स्टेट में थी, अकेलेपन में थी और बहुत ही ख़राब हालत में थी कि शायद मैं ये भी सोच लेती थी कि मैं ये इस लाइफ को एंड कर दूं। और ऐसी स्टेज में मेरे को गुरुजी ने हाथ पकड़ के संभाला है, अपने हाथों में रखा और कहाँ से कहाँ ले आए ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। बस मैं अंदर से जानती हूँ और मैंने महसूस किया है कि मेरी ज़िंदगी इन कुछ महीनों में बहुत ज़्यादा बदल गई है। मैं शादी करके गुड़गांव से पंजाब साइड शिफ्ट हुई थी एंड मेरी लाइफ आफ्टर मैरिज बहुत ज़्यादा चेंज हो गई। मैं काफ़ी अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, एजुकेटेड फैमिली, फाइनेंशियली या हर तरीके से, सोसाइटी वाइज भी देखा जाए तो अच्छी जगह से बिलोंग करती हूँ, अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। बट लव मैरिज की और जिस फैमिली में मैं गई आफ्टर मैरिज, वो किसी भी एस्पेक्ट से शायद एक अच्छा मैच नहीं थी। पर मेरे हस्बैंड, मुझे ऐसा लगता था कि बहुत अच्छे इंसान है और शादी करने के लिए शायद लाइफ पार्टनर का अच्छा होना ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी सब चीज़ें शायद दो लोग मिलके बना लेते हैं। बस इसी सोच के साथ मैंने उनसे शादी करने का डिसीजन लिया और ये सोचा कि ठीक है, जो चीज़ें आज नहीं है वो कल हो जाएंगी। छोटी सी फैमिली है और अच्छे से आगे बढ़ेंगे। बट ये तो हम सब जानते ही हैं कि लड़कियों के लिए आफ्टर मैरिज ज़िंदगी कितनी बदल जाती है, और मेरी तो बहुत ज़्यादा ही बदल गई, क्योंकि जगह भी बदल गई और लोग भी अच्छे नहीं मिले। स्टार्टिंग से ही मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बहुत ज़्यादा तंग किया है, मेंटली टॉर्चर किया और किसी न किसी तरह भगवान ने मुझे बचाया। मैं वहाँ ज़्यादा दिन रुक नहीं पाई, क्योंकि मैं जितने भी दिन रही मुझे बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी इश्यूज़ हो गए थे, डिप्रेशन हो रहा था और मैं खुद भी नहीं जानती थी कि मुझे क्या हो रहा है। मैं रात को सो नहीं पाती थी और सुबह उठते ही मुझे इतनी एंग्जाइटी होती थी, इतना डर लगता था। मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल ख़त्म हो गया था, ना मेरे को जॉब मिल रही थी वहाँ पे। मैंने काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई की हुई है, मैं एक डॉक्टर हूँ प्रोफेशन से, मैंने मास्टर्स किया हुआ है। बट अनफॉर्चुनेटली जहाँ मेरे हस्बैंड का घर है और उनकी जॉब है, वहाँ मेरे लिए कोई जॉब नहीं थी। 3-4 महीने बाद लड्डू गोपाल जी घर आए और उन्होंने मेरी जॉब वहाँ से थोड़ी दूर लगवाई।
जॉब लगने के बाद जब मैं घर से, अपनी मदर इन लॉ से, उस इन्वायरमेंट से थोड़ा सा दूर हुई तो मेरी मेंटल हेल्थ थोड़ी सी ठीक हुई। और ऐसे ही चलता रहा, मैं आती जाती रही। कभी मेरे हस्बैंड आ जाते थे, मदर इन लॉ आ जाती थी, लेकिन मेरी मदर इन लॉ ने तब भी मुझे चैन से नहीं रहने दिया। इनफैक्ट वो इतना ज़्यादा इंटरफेयरिंग थी कि वो, हम अलग अलग रहते थे मेरे हस्बैंड और मैं, और जब कभी हम मिलते थे या वो उधर आते थे तो तब भी मेरी मदर इन लॉ की ये इंटेंशन होती थी कि ये दोनों एक साथ ना सोए, मैं इनके साथ सोऊं। मतलब इस हद तक उन्होंने ये कोशिश करी कि हम दोनों का रिश्ता ना बन पाए। और कहीं ना कहीं आज ऐसी स्टेज है कि हम एज हस्बैंड वाइफ तो नहीं रह रहे हैं। ये सब चीज़ें ऐसे ही चलती रही बहुत मैं कहूँगी अगस्त 2022 से लेकर और सितंबर 2023 तक चीज़ें इतनी ख़राब हो गई। हम दूर दूर रह रहे थे, हफ्ते में एक बार मिलते थे, लेकिन एक स्टेज ऐसी आई कि मेरी मदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ ने मेरे हस्बैंड को, मुझे नहीं पता पर मुझे लगता है कि ब्लैक मैजिक या कुछ खिला के इतना चेंज कर दिया था कि उन्होंने मुझसे बात करनी बंद कर दी थी। जबकि मेरी कोई गलती नहीं होती थी, कुछ भी नहीं होता था, बट जो वो बोलते थे वही मेरे हस्बैंड बोलने लग गए। उनका माइंड एकदम जैसे रुक गया हो, खुद काम ना करता हो, उनकी खुद की सोचने की क्षमता एकदम ख़त्म हो गई थी और वो ब्लैंक रहते थे। पूरा उनका दिमाग जैसे सुन पड़ा हो, उन्हें कुछ दिख नहीं रहा, वो अपने खोए खोए दिमाग में रहते थे। और हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम वैसे कभी रही नहीं, बट उन्हीं को लेके झगड़े होने लगे। और एक स्टेज ऐसी आ गई कि मैं अपने पेरेंट्स से भी दूर थी और अपने हस्बैंड से भी अलग रह रही थी, पर मैं उस जगह पे सिर्फ इसलिए रह रही थी ताकि मैं उनके पास रह सकूं। और हम वेट कर रहे थे कि उनका ट्रांसफ़र उसी जगह हो जाए ताकि हम एक साथ रहना स्टार्ट करें। लेकिन मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मेरे हस्बैंड की इंटेंशन है भी ट्रांसफ़र लेने की। वो इतने इजी गोइंग हो गए थे कि मैं पास में ही तो रह रही हूँ, तो वो कभी भी आके मुझसे मिल सकते हैं। 2-2.5 घंटे दूर थे तो उनको उतनी तकलीफ़ नहीं थी, क्योंकि वो तो अपने ही घर में रह रहे थे। उनके लिए तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ था। शादी होके मैंने उनके पास आना था, पर मैं वहाँ रह नहीं पाई। और मेरे लिए तो सब कुछ बदल गया। मैंने अपना घर छोड़ा, फैमिली से भी अलग हो गई और हस्बैंड के पास आई थी, हस्बैंड के साथ भी नहीं रह पा रही थी। फिर भी मैंने अपने आप को समझा लिया था कि चल कोई बात नहीं, भगवान को भी यही मंजूर है, जब भी हमारा मिलना लिखा होगा हम इकट्ठे रहने लग जाएंगे। बट एटलीस्ट हमारे बीच में प्यार और अंडरस्टैंडिंग है। तो मैं उसी को चेरिश करती थी, जो कि कुछ टाइम बाद वो भी मेरी मदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ को पसंद नहीं आ रहा था कि हम दूर रह के भी प्यार से रह रहे हैं, एक दूसरे को समझते हैं, अच्छे से रह रहे हैं। तो उन्होंने उस चीज़ को भी बहुत स्पॉइल किया, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया। मेंटली मेरे हस्बैंड बहुत डिस्टर्ब रहने लग गए, क्योंकि वो जब भी घर से बाहर निकलते थे और घर में घुसते थे तो सिर्फ मेरी टॉपिक पे बात होती थी और झगड़े होते थे। और मेरी मदर इन लॉ बहुत झगड़ा करने वाली नेचर की है, बहुत गंदी नेचर की है। मैं उनको शायद इंसान भी ना मानूं, क्योंकि वो किसी इंसान को इंसान नहीं समझती। अपनी मदर को भी सर्वेंट की तरह ट्रीट करती हैं। तो मेरी नानी सास वहीं रहती है उनके साथ और सारा काम घर का वो उनसे ही कराते हैं। हालांकि मैंने हमेशा अपनी नानी सास की साइड ली, उनके साथ कभी कुछ गलत हुआ तो मैं हमेशा खड़ी रही, पर मुझे उस घर में किसी से प्यार नहीं मिला। कोई मेरा अपना नहीं था वहाँ पे। हर कोई मेरे अगेंस्ट ही खड़ा रहा, क्योंकि शायद मैं दूसरे घर से आई थी। और ये भी मैंने रियलाइज़ किया कि मेरी मदर इन लॉ शायद ये शादी कराना ही नहीं चाहती थी, बट उन्हें ये था कि हाँ ये लड़का मानेगा नहीं किसी और से शादी करने के लिए, तो उन्होंने करवा दी। लेकिन उसके बाद से पहले दिन से ही वो मेरे अंदर इतने नुक्स निकालती हैं, इतने झगड़े करती हैं मुझे लेके। इनफैक्ट वो ये भी कहती हैं कि पढ़ाई की है तो क्या हो गया, घर संभाल, नौकरी करने की क्या ज़रूरत है। और जो वो बोलती हैं वो तो मैं संगत जी बता भी नहीं सकती। वो बहुत ही गंदे गंदे वर्ड्स से मेरे को एड्रेस करती हैं, बहुत गंदी लैंग्वेज यूज़ करती हैं। तो मैं तो बस ये
सोच चुकी हूँ कि मैं उस लेडी के साथ बिल्कुल नहीं रह सकती। और अब स्टेज ऐसी आ गई थी, सितंबर के बाद तो चीज़ें इतनी ख़राब हो गई थी कि मैं वो जगह खाली करके अपने घर वापस आ गई, अपने पेरेंट्स के पास। और अब तो मैंने उस जॉब से भी रिज़ाइन कर दिया। सॉरी संगत जी। बस ये सब ऐसे ही चलता रहा। इस बीच मुझे और भी चीज़ें पता चली कि मेरे हस्बैंड ड्रग्स यूज़ करते हैं, एक तरीके का नशा करते हैं। ये मेरे लिए बहुत ही धक्का खाने वाली बात थी, क्योंकि किसी रिश्ते में अगर धोखा आ जाए, झूठ आ जाए, फरेब आ जाए तो वो रिश्ता नहीं टिक पाता। मैं अब तक हर चीज़ बर्दाश्त कर रही थी, उनका चेंज होना भी मैंने बर्दाश्त किया, बट ये चीज़ जिसने मुझे धक्का दिया कि 2 साल से वो मुझे पागल बना रहे हैं और मुझसे छुपा के अपनी इस आदत को वो परस्यू कर रहे हैं। अभी तक भी मुझे लगता है कि उन्होंने ये आदत छोड़ी नहीं है। और मैंने काफ़ी हिंट्स मुझे मिल गए थे और गुरुजी ने हेल्प की, और फिर मैंने उनको उस चीज़ के साथ पकड़ लिया। बस वो दिन था कि मैंने इतना बड़ा झटका खाया कि फिर अब आज तक भी मेरे अंदर ये हिम्मत नहीं आ रही कि मैं वापस उनके साथ दोबारा से शादीशुदा ज़िंदगी को शुरू कर पाऊँ। अंदर से मैं बहुत टूट गई थी, बहुत परेशान थी, पर गुरुजी ने मुझे कैसे संभाला है ये मैं भी नहीं जानती। उन्होंने मेरे को मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली हर तरीके से इतना स्ट्रॉन्ग किया। मेरे को ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ दी जहाँ मैंने जॉब से ब्रेक लिया, अपनी हेल्थ पे फोकस किया, योगा, मेडिटेशन ज्वाइन किया। धीरे धीरे स्टेबिलिटी आई, स्ट्रेंथ आई, क्योंकि मैं इमोशनली बहुत वीक थी और इस बात से मेरा हाल ख़राब हो जाता था कि ये शादी नहीं रहेगी। ये तो अभी भी हमें नहीं पता आगे क्या होगा, पर अब मैं काफ़ी बेटर स्टेट में हूँ, डिप्रेस स्टेट में नहीं हूँ, स्ट्रॉन्ग हूँ, पॉजिटिव हूँ, सॉल्यूशन ओरिएंटेड हूँ। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो फटाफट सॉल्यूशन की तरफ दिमाग जाता है। और पहले ऐसी सिचुएशन होती थी कि मैं सिर्फ पास्ट में रहती थी, मेरे साथ जो जो गलत हुआ या मुझे जो जो गलत बोला गया मेरे दिमाग में सिर्फ वही चलता रहता था और मैं एक ही जगह बैठी रह जाती थी। तो मैं शायद खुल के क्या, मतलब मेरे साथ गुरुजी ने इतना कुछ किया, इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं ना कि मैं एक सत्संग में तो ये बता भी नहीं पाऊंगी क्या क्या हुआ। पर आज मैं बहुत बेटर स्टेट में हूँ। मुझे कहाँ नीचे से उठा के गुरुजी ने अपने सर पे बिठा लिया। बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स दी हैं। आज मैं फिर से एक दोराहे पे खड़ी हूँ, क्योंकि मैं परेशान थी कि जॉब वहाँ से छोड़ी है, यहाँ करूँ, हस्बैंड का ट्रांसफ़र हो जाएगा तो फिर वहाँ ढूंढनी पड़ेगी। तो ऐसे हुआ कि मुझे यहाँ जॉब मिल गई और बहुत अच्छी जॉब मिली, अच्छी सैलरी, सब कुछ हो गया। और उससे जस्ट 1 दिन के गैप में मुझे पता चला कि मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र भी हो गया। और अब मैं परेशान हूँ। यहाँ से जॉब अभी कंफर्म नहीं हुई है और मुझे पता है वहाँ मुझे अच्छी जॉब मिलेगी नहीं। एक बार मैं ये हिम्मत कर चुकी कि मैं अपना करियर, अपनी फैमिली, अच्छी लाइफ छोड़ के मैं उनके पास गई, उन पे ट्रस्ट किया कि वो हैं तो वो सब संभाल लेंगे और हम आगे ग्रो करेंगे। पर वहाँ तो ग्रोथ वाला एनवायरनमेंट ही नहीं है और अब मैं इतनी ज़्यादा डरी हुई हूँ। हालांकि मुझे गुरुजी पे भरोसा है कि वो जो भी करेंगे मेरी लाइफ में वो मेरे लिए बहुत अच्छा ही करेंगे। अब तक जो किया है, जो संभाला है, उन्होंने ही संभाला है। पर फिर भी संगत जी इतना डर है मेरे अंदर। मैं जब याद करती हूँ कि मैं कहाँ से आई हूँ वापस, तो बस अब दिल से यही निकलता है कि गुरुजी उस नर्क में वापस मुझे मत भेजना। मैं इस ज़िंदगी को, छोटी ज़िंदगी है, बड़ी ज़िंदगी है, मुझे नहीं पता, पर मैं इस ज़िंदगी को खुल के जीना चाहती हूँ और बहुत खुश रह के जीना चाहती हूँ। मैं दुखी रह के या डिप्रेस रह के इस लाइफ को बर्बाद नहीं करना चाहती और मैं बहुत ग्रो करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बचपन से ही मेरे अंदर ये चीज़ थी कि मेरे को कुछ करना है लाइफ में। बहुत एम्बिशियस थी, अभी भी हूँ, पर मैंने इस शादी के लिए, इस रिश्ते के लिए अपने एम्बिशंस को, अपने करियर को सेकंड प्रायोरिटी या शायद प्रायोरिटी लिस्ट से हटा ही दिया था।
पर अब मैं रेडी नहीं हुई रिस्क दोबारा लेने के लिए। वहाँ जाने में मुझे बहुत डर है कि वहाँ ना मेरी अच्छी जॉब होगी, फाइनेंशियली मैं स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी। वहाँ जो इन्वायरमेंट मिलेगा, फिर से मेरे हस्बैंड की मदर और सिस्टर इन लॉ की इंटरफेरेंस, और फिर मेरे हस्बैंड की भी कहीं ना कहीं ये हिडन। अब लड़कों को होता ही है कि जो वाइफ आई है वो मदर के साथ अच्छे से रहे, प्यार से रहे, पर मैं अकेले तो ये चीज़ नहीं कर सकती। और उनकी मदर तो किसी के भी साथ प्यार से नहीं रह सकती। वो तो मेरे फादर इन लॉ या नानी सास या मेरे हस्बैंड या उनकी खुद की डॉटर, वो किसी के साथ भी आज तक प्यार से नहीं रही। और मुझसे तो इतनी नफरत करती हैं, तो मैं अकेले तो इस रिश्ते को चला नहीं सकती। और मैं इतना घबराती हूँ ना, उनके नाम से ही मुझे इतनी घबराहट होती है कि अभी शायद एक दिन पहले ही मेरे हस्बैंड ने बोला था कि वो शायद तुम्हें कॉल करेंगी, तो मुझे इस बात से इतनी घबराहट होने लग गई थी कि फिर से झगड़ा होगा। और वो बहुत तेज़ तेज़ चिल्लाती है और बहुत गंदा गंदा बोलती है। तो ये तो मुझे पक्का पता है कि मैं उनके साथ नहीं रह पाऊँगी। और मैं उस माहौल में वापस गई तो मुझे बहुत डर लगता है, मुझे उस अकेलेपन में नहीं जाना, क्योंकि ये लोग सारे इकट्ठे होके मुझे टारगेट करते हैं, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, और फिर हस्बैंड को भी फोर्स करते हैं। तो मैं बिल्कुल अकेली रह जाती हूँ। और मैं अपने घर में तो हमेशा सबकी लाडली रही हूँ, सब ने इतना प्यार किया, अभी तक भी इतना प्यार करते हैं। मेरे पेरेंट्स ही नहीं, मेरी पूरी फैमिली, मेरे कज़न्स, बुआ, चाची, एवरीबॉडी, इनफैक्ट नेबर्स, फैमिली, फ्रेंड्स। तो मैं तो बिल्कुल भी इस एनवायरनमेंट में नहीं रह पाऊँगी। मुझे कई बार ऐसे लगता है मैं तो मर ही जाऊँगी। मुझे नहीं पता अब ये ट्रांसफ़र जो हुआ है वो हमारे बेहतर के लिए हुआ है, क्योंकि मैं अभी उन पे भी ट्रस्ट नहीं करती। मुझे पता है वो अभी भी उन आदतों में है, और मैं ऐसे इंसान के साथ अपनी फैमिली नहीं आगे बढ़ाना चाहती कि मैं एक अनहेल्दी और इररिस्पॉन्सिबल आदमी को अपने आने वाले बच्चों का फादर नहीं बनाना चाहती। इसलिए मैं बहुत डरी हुई हूँ कि मैं क्या करूँ। मुझे ये लगता है कि वो शायद यहाँ आ जाएंगे तो उनका भी जॉब सर्कल, एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा और हमारी लाइफ थोड़ी बेटर हो जाएगी। अभी मुझे नहीं पता, गुरुजी को पता है कि क्या सही है क्या नहीं। इसलिए बस मैं थोड़ी सी डरी हुई हूँ, वरना मैंने शायद मांगा तो नहीं है कभी गुरुजी से, लेकिन यहाँ डर के मारे मेरे अंदर से निकल जाता है कई बार। आई नो मांगना नहीं चाहिए, मानना चाहिए। अब तक गुरुजी ने संभाला है तो वो आगे भी सब चीज़ें संभालेंगे। इसके अलावा छोटे छोटे बड़े बड़े बहुत सारे सत्संग हैं। हमारे घर का माहौल गुरुजी के आने के बाद इतना चेंज हुआ है। जब से गुरुजी आए हैं मेरे थ्रू ही, मतलब बाकी और कोई नहीं, मैं ही जुड़ी थी सबसे पहले गुरुजी से। लेकिन मुझे पता ही नहीं चला, धीरे धीरे मम्मी जुड़ी, भाई मेरा जुड़ गया, हमारे घर का माहौल ठीक हो गया। हमारी एक बिल्डिंग थी जो रेंट पे नहीं चढ़ रही थी, कई सालों से उस पे 2 फ्लोर्स बिल्कुल खाली थे, कभी नहीं रेंट पे चढ़े। और बीच में इतनी प्रॉब्लम हो गई थी कि सारी बिल्डिंग बिल्कुल खाली हो गई थी और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था। गुरुजी आए हमारे घर में और मैंने उस टाइम प्रे किया गुरुजी से कि आप संभाल लो बस, कि पापा अकेले ना पड़ जाए इस टेंशन में, कुछ और ना हो जाए। गुरुजी ने संभाल लिया और वो फ्लोर भी रेंट पे चढ़ गया, जो आज तक जब से बिल्डिंग बनी तब से किराए पे नहीं चढ़ा था। और पापा के अंदर इतने चेंजेस आए हैं, मम्मी के अंदर इतने चेंजेस आए हैं, मेरे अंदर इतने चेंजेस आए हैं। मैंने अपनी हेल्थ ठीक कर ली, मैं दवाइयों पे डिपेंडेंट थी और पिछले 5-6 सालों से मुझे काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक सी प्रॉब्लम थी। मैं नाम नहीं लूँगी उस प्रॉब्लम का, बट मुझे काफ़ी पेन रहता था मेरी बॉडी में। मेरा राइट हैंड भी काम नहीं करता था अच्छे से। ये मैंने अपने पहले सत्संग में भी शेयर किया था। और आज संगत जी मैं कोई भी दवाई नहीं ले रही। आई एम फ्री फ्रॉम ऑल द मेडिसिन्स एंड बिना मेडिसिन्स के मेरी बॉडी नॉर्मल फंक्शन कर रही है, जो अभी तक इन 4 सालों में नहीं हुआ। 4 साल में मैं कॉन्टिन्यूस एवरी डे होम्योपैथिक एंड एलोपैथिक मेडिसिन लेती थी, उसके बिना मैं मोशन भी पास नहीं कर सकती थी।
मेरी मसल्स इतनी वीक थी कि वो खुद से स्टूल्स पास नहीं कर पाती थी। मसल्स और नर्व्स की प्रॉब्लम थी। और अचानक से जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ, लंगर प्रसाद बड़े मंदिर जा के जो मैंने दवाइयाँ खाई हैं ना लंगर प्रसाद के रूप में, मेरा सारा इलाज बड़े मंदिर में जाके हुआ है। मेरी सारी सर्जरीज वहाँ जाके हुई हैं, पूरा ट्रीटमेंट मेरा वहाँ जाके हुआ है। और जो मेडिसिन डॉक्टर्स नहीं ख़त्म कर पा रहे थे, मैं इतने सालों से नहीं ख़त्म कर पा रही थी, वो मेरी गुरुजी ने ख़त्म करा दी। आई एम टोटली फ्री फ्रॉम ऑल द मेडिसिन एंड आई फील सो लकी एंड ब्लेस्ड कि ये दिन मेरी लाइफ में आया। आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी मेडिसिन्स नाउ। आई थिंक ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी एकम्प्लिशमेंट है, अचीवमेंट है कि मैं इस स्टेज तक पहुंच पाई हूँ और गुरुजी मुझे हाथ पकड़ के यहाँ तक लेके आए हैं। तो सत्संग बहुत सारे हैं पर मैं अभी यहीं तक बोलूँगी, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा। मेरे को बहुत दिन से मैसेज आ रहे थे कि सत्संग शेयर कर, पर मुझे ऐसा मौका ही नहीं मिल रहा था और ना ही मेरे अंदर से ऐसे आ रहा था कि मैं करूं बैठ के शेयर। आज मैंने रात का टाइम लिया है कि कोई नहीं है और मैं खुल के अपना सत्संग शेयर कर सकती हूँ। बहुत टाइम हो गया सत्संग शेयर किए हुए, इसीलिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद अभी रह गई हैं, पर मैं फिर से अपने अगले सत्संग में शेयर करूँगी। तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच गुरुजी, आपने मुझे अपने आप से कनेक्ट किया और मुझे संभाला, मुझे अपने हाथों पे रखा, सिर पे बिठा के रखा। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच। आप हो तो मेरे लिए सारे रिश्ते हैं और आप नहीं हो तो मेरे लिए कोई रिश्ता नहीं है। आप ही मेरे मम्मी पापा हो, आप ही मेरा भाई हो, आप ही मेरा घर हो, आप ही मेरा मायका हो और ससुराल भी आप ही हो, क्योंकि मुझे तो ससुराल में वैसे भी कोई नहीं मिला। इसलिए गुरुजी कभी प्लीज़ मेरा हाथ मत छोड़ना और जितनी भी संगत है सबको ब्लेस करना, सबको अपनी ब्लेसिंग्स देना। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपका सत्संग बहुत ही अच्छा था। आपने बहुत अच्छे से बताया कि गुरु जी ने आपको कैसे संभाल के रखा है। जैसे गुरु जी ने आपको हेल्थ ब्लेस की है, वैसे ही मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ कि गुरु जी आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक कर दें, आपको हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब कुछ ब्लेस कर दें ताकि आप बहुत हैप्पी रह सकें। गुरुजी जल्दी से जल्दी आपकी ये विश भी पूरी कर देंगे कि आप अपने हस्बैंड के साथ गुरुजी के मंदिर होकर आएंगी और गुरुजी आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स देंगे, हैप्पीनेस देंगे। संगत जी, सुख दुख लाइफ का पार्ट है। हर किसी की लाइफ में सुख और दुख आता ज़रूर है, लेकिन उन सब से लड़ने के लिए गुरुजी ही हमें शक्ति देते हैं। गुरुजी ही हमें बताते हैं कि हर प्रॉब्लम से कैसे बाहर आना है। इसलिए गुरुजी से अरदास करते रहना चाहिए ताकि गुरुजी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रास्ते दिखाते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।